तो ये इंस्टांसेस हमें यहाँ पर क्रिएट करने होते हैं AWS के अंदर। ओके, तो इस तरह से हम क्रिएट करते हैं और उनका यूज़ करते हैं। अब बात आता है कि मुझे यहाँ पर कैपेसिटी को कैंसिल करना है, रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ कैपेसिटी पर, कैपेसिटी को सिलेक्ट करते हैं और मुझे करना है इसको कैंसिल। मुझे अब रिजर्वेशन कैंसिल करना है, तो कैंसिल हो गया वो, ठीक है। लेकिन इंस्टांस अभी चल रहा है, तो जैसे मैंने कैपेसिटी कैंसिल किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंस्टांस बंद हो जाएगा। इंस्टांस चलेगा, लेकिन अब ये क्या हो गया, अब ये किसी कैपेसिटी पर रन नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हाइपरवाइजर रन कर रहा है। और जैसे मशीन को बंद करोगे तो वो जो कैपेसिटी इसने लिया हुआ है वो किसी अदर यूजर को मिल जाएगी। देखिए आपने तो कैंसिल कर दिया ना। आज हम बात करते हैं वॉल्यूम्स की। अमेजन के अंदर अगर हमें यहाँ पर इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमें डेटाबेस या फिर एप्लीकेशन सर्वर या फिर आपके पास ईमेल सर्वर या फिर वेब सर्वर, किसी भी फाइल्स को सेव करने के लिए हमें क्या नीड होती है, स्टोरेज की। तो हमें यहाँ पर स्टोरेज भी तो चाहिए होता है, तो स्टोरेज के लिए हम क्या करेंगे। अभी तक तो हमने देखा था कंप्यूट वाला पार्ट, ठीक है, कंप्यूट जिसमें EC2 था। तो हम बात करते हैं आज हम स्टोरेज की। ओके, तो अमेजन क्या करता है कि आपको स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है, जिसे यहाँ पर उसने नाम दिया है। मैं यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ इन सभी टैब्स को। तो अमेजन ने इसको नाम के दिए यहाँ पर AWS ब्लॉक स्टोरेज। ओके, ये AWS का ब्लॉक स्टोरेज। तो ये ब्लॉक्स क्या होते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं इसको हार्डवेयर के अंदर ले जाऊंगा आपको मैं। आप ये मान के चलो, ये मेरे पास में हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के अंदर के पास में ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रॉपर हार्ड डिस्क नहीं बनाने वाला। ये आपका सेक्टर है और ये आपका ट्रैक है, जो राउंड में है जो ट्रैक है। और जो यहाँ पर डिवाइडेशन हो रहा है ये सेक्टर है। और इस ट्रैक और सेक्टर के बीच में यहाँ पर जो अंदर साइड में जो ब्लॉक्स होते हैं छोटे, ठीक है, इन ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है, आपका डेटा सेव होता है इन ब्लॉक्स के अंदर। तो अमेजन क्या करता है कि अमेजन के पास भी एक स्टोरेज का पूरा स्टोरेज का पूरा एक एरिया है, पूरा स्टोरेज, ठीक है, जिसे हम सेन बोलते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सेन। तो अमेजन के पास भी सेन भी है, नेस भी है, नेटवर्क स्टोरेज, नेटवर्क अटैच स्टोरेज भी है, ठीक है, सेन एंड नेस। ओके, सेन स्टोरेज एरिया नेटवर्क एंड नेस नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, जो नेटवर्क के साथ अटैच्ड है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं पिक्चर को भी ओपन कर लेता हूँ। ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी को कल इमेज को कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास में ये, अभी इसको मत देखना, यहाँ पर एक स्टोरेज है जिसमें आपकी ब्लॉक्स है। और अमेजन क्या करता है कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक्स का क्या करता है, शेयर करता है किसके साथ, इंस्टांस के साथ, ठीक है। यूजर को जब भी उनको चाहिए कि मुझे 30 GB चाहिए, अब 30 GB की तो हार्ड डिस्क तो आती नहीं है, ठीक है। और 30 GB क्या करता है वो, ब्लॉक शेयर करता है। यानी कि जो एक हार्ड डिस्क है, इसका साइज मैं मान के चलता हूँ कि वो 10 TB की हार्ड डिस्क है। अगर ये जो हार्ड डिस्क है 10 TB की है, तो 10 TB में से जितने भी 30 GB के ब्लॉक्स है वो यूजर को क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो यूजर प्रोवाइड करता है ब्लॉक्स। तो इसलिए यहाँ पर अमेजन ने इसका नाम क्या रखा है, AWS ब्लॉक स्टोरेज। ब्लॉक के थ्रू क्या करता है, वो स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अमेजन के पास जो स्टोरेज होता है वो बेसिकली
स्टोरेज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AWS ब्लॉक स्टोरेज। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं EBS की। EBS, EBS का मीन होता है, EBS के अंदर आपके पास में यहाँ पर इसकी भी टाइप्स होते हैं। अब इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यहाँ पर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपके पास में लिखता हूँ उसको SSD। सेकेंड आपके पास में होते हैं, इसको बोलते हैं HDD। ओके, थर्ड वन आपके पास में होता है, मतलब कैसे, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक, ओके। तो ये आपके पास क्या होती है, इसमें भी तीन टाइप की हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, प्राइमरी क्या है इसका, EBS। एंड EBS के अंदर आपके पास में ये होता है SSD, HDD और आपके पास मैग्नेटिक। तो अभी आपको पता है कि SSD हार्ड डिस्क आपके अगर लैपटॉप के अंदर लग जाती है तो वो लैपटॉप काफी फास्ट हो जाता है। ठीक है, इट्स 10x फास्टर, मोर 10x फास्टर कंपेयर देन हार्ड डिस्क, नॉर्मल हार्ड डिस्क। ठीक है, आप देखोगे M.2 देखोगे, NVMe देखोगे, आपके पास में और भी आती है, एक और होता है SSD SATA होता है। ओके, SATA SSD से बोलते हैं। तो ये भी SSD के टाइप है फिजिकली, मार्केट में लेने जाओगे तो आपके पास ये टाइप्स आते हैं। ओके, तो ये अलग है। फिलहाल यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, SSD टेक्नोलॉजी, हार्ड डिस्क जो प्लेटर वाली टेक्नोलॉजी होती है, प्लेटर वाली जिसमें प्लेट होती है, हार्ड मेटल की प्लेट होती है जिस पर डेटा को रीड राइट किया जाता है। ओके, और एक थी मैग्नेट। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक वाली भी स्टोरेज होता है आपके पास में। फिलहाल मैग्नेट अभी इसने हटा दिया हुआ, आई थिंक, देखना पड़ेगा। तो एसएसडी की आपके पास सबसे फास्ट होती है। ठीक है, तो एसएसडी के अंदर भी इन्होंने क्या किया है, इसके अंदर भी इसने टू सेक्शन डिवाइड किए। एक होता है GP1, ओके, एक होता है IO1 इसके अंदर। और हार्ड डिस्क के अंदर के पास में जो इसमें निकला है वो है ST1 एंड C1, ये आपके पास में हार्ड डिस्क के अंदर है। और आपके पास मैग्नेटिक के अंदर कोई भी सेक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, GP1 एंड IO1, GP जनरल पर्पस के लिए होता है। ठीक है, जनरली हम जो भी हम यूज करते हैं। अभी अगर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर एक इंस्टेंस क्लोन्स करके, तो जब भी मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे किसी के साथ भी कर लेता हूँ, आ जाओ, ओके, हो गया। तो ये स्टोरेज वाला जो सेक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको क्या देता है, जनरल पर्पस है, GP2। ओके, एक GP3 है यहाँ पे। ओके, मैंने आपको आईओ लिखाया था, तो यहाँ पे इसको IOPS1 कर रखा है, इसको 2 कर रखा है। ठीक है, इसमें भी इसने, मैग्नेटिक मैग्नेटिक है ना सर इसमें? हाँ, ये मैग्नेटिक है ये वाला। ठीक है, अच्छा, आपके पास ST80 नहीं है यहाँ पे। ओके, अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ न्यू वॉल्यूम को और मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो आपको सब दिखाएगा। ठीक है, आपको SC भी दिखा रहा है, ST भी दिखा रहा है, कॉल्ड स्टोरेज एंड थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड। ओके, ये जनरल पर्पस SSD के अंदर के पास में दो ये है, GP2 GP3। GP2 का अपग्रेड GP3 है, और IO1 का अपग्रेड IO2 है। ये हार्ड डिस्क का है दोनों आपके पास में, और ये मैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है इसके अंदर, लेकिन यहाँ शो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हो। तो ये क्या आपका रूट वॉल्यूम है,
जैसे आपके सी ड्राइव होता है, सी ड्राइव में आपका ओएस इंस्टॉल होता है, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, रूट वॉल्यूम के अंदर आपका ओएस इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो ये रूट वॉल्यूम यहाँ पर है। तो रूट वॉल्यूम के लिए हमेशा आपको ये ऑप्शन मिलता है, आपके पास हार्ड डिस्क ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि हमें बूटिंग स्पीड फास्ट चाहिए, तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया ही नहीं है उसके लिए। तो ये सर ये ठीक है, बाय डिफॉल्ट आते हैं नहीं? बाय डिफॉल्ट आता है ये। तो हमेशा रूट वॉल्यूम के लिए आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछ सकता है कि क्या हम एस टी सी को, ओके, एस टी और एस टी सी को रूट वॉल्यूम के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आंसर रहेगा कि हम नहीं कर सकते। और कौन कौन से वॉल्यूम से जो रूट के लिए सपोर्टेड है। ओके, कौन कौन से आपके पास में वॉल्यूम टाइप है जो रूट वॉल्यूम के लिए सपोर्टेड है। तो सपोर्टेड आपके पास ये वॉल्यूम्स हैं। ओके, ये टाइप से। तो एक क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और इसको मैं कैंसिल करता हूँ। देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक मशीन बनी हुई है। ठीक है, आते हैं वापस यहाँ पे। तो एच जी डी मैग्नेटिक ये आपके पास कहाँ होता है, ईबीएस के अंदर। एक और यहाँ पर आपके पास में सेक्शन होता है, और वो होता है आपका ईएफएस। ये होता है आपके पास में इलास्टिक फाइल सिस्टम। ओके, इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो जो ईएफएस होता है, ये ईएफएस क्या होता है आपके पास में, आपने नाम सुना है, एनएफएस। एनएफएस नाम सुना है इसको। यस सर, सुना है। तो क्या होता है ये, कुछ आइडिया है इसके बारे में। हाँ, ये भी एक फाइल सिस्टम ही है आपके पास में। एक्चुअली आप जब भी सिस्टम को जब शेयरिंग करते हो, ये लिनक्स का सिस्टम मेरे पास, मैं विंडोज़ के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या शेयर करना है, किसके थ्रू शेयर करोगे, सांबा के थ्रू। ठीक है, इस वाले मूवी का सांबा नहीं है, ये आपकी लिनक्स की सर्विस है। ओके, तो विंडोज क्या करता है, सांबा को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसलिए जब भी लिनक्स के थ्रू आप कोई फोल्डर को शेयर कर रहे हो, तो सांबा के थ्रू शेयर करना होता है। अच्छा, विंडो के अंदर आपने ना एक देखना, एसएमबी, ये आपको मिलेगा कहाँ पर, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाओगे, वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कि टर्न ऑन विंडोज फीचर ऑन और ऑफ। ऑप्शन देखा ये वाला आपने, टर्न यस सर, विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, यस सर जहाँ से आप देखा। हाइपर वी को इनेबल करते हो। यस ठीक सर, है, यस सर। तो उसी के नीचे ना आपको लिस्ट में मिलेगा एसएमबी डायरेक्ट, एसएमबी डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, वहां देखना कि ये जो ऑप्शन है ना, ये आपका चेक मार्क रहेगा, तो वहां पे चेक मार्क होता है ये। अगर ये ऑप्शन चेक नहीं होगा, अनचेक कर दिया, तो आप विंडोज टू विंडोज शेयरिंग नहीं कर सकते। विंडोज टू विंडो फोल्डर शेयर करते, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट टर्न ऑन रहते हैं। तो ये तो होता है विंडोज को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब लाइनक्स टू लाइनक्स, जब आप शेयरिंग करते हो तो आपको क्या चाहिए, एनएफएस चाहिए। ओके, दिस इज नॉट नीड फॉर स्पीड, दिस इज नेटवर्क फाइल सिस्टम। ओके, इसका नेम होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो लाइनक्स टू लाइनक्स आप शेयरिंग करते हो फोल्डर की, तो यहाँ पर आपको चाहिए एनएफएस। ठीक है, तो यहाँ भी ना इसने क्या किया है कि इलास्टिक फाइल सिस्टम कर दिया। ये भी क्या एक एनएफएस ही है।
ये भी NFS सर्विस है शेयरिंग के लिए, लाइनक्स टू लाइनक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अमेजन ने क्या किया, इसका नाम क्या कर दिया, EFS कर दिया यहाँ पे, इलास्टिक फाइल सिस्टम, कि आपको EFS के थ्रू क्या मिलेगा, स्टोरेज मिलेगा, ठीक है। एक और यहाँ पर थर्ड में एक और यहाँ पे एक और टाइप है यहाँ पे, जिसका है नाम इंस्टांस स्टोरेज, ठीक है। इसको आप अलग अलग नेम से देखोगे, इंस्टांस स्टोरेज भी, वैसे एक्चुअल में इसका नाम क्या होता है, इंस्टांट स्टोरेज के नाम से आपको अमेजन में दिखेगा, ठीक है। बाकी इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछ सकता है कि ये टेम्पररी स्टोरेज क्या होता है, TMPORA, टेम्पररी स्टोरेज, ओके। आपसे आपको ये भी नाम दिखेगा, ईफिमरल, PHE समथिंग, यही नेम है, चेक कर लेता हूँ मैं, ईफिमरल, ये रहा। ओके, तो ये तीनों एक ही नेम है, तीनों एक ही स्टोरेज के नेम है। तो यहाँ पे इनका क्या मीन होता है, इंस्टेंस स्टोर, टेम्पररी एंड इफिमरल। ये जो इंस्टेंस के स्टोरेज टाइप होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी टेम्पररी का मीन्स क्या है, कि जब भी आपने इंस्टेंस को लिया, आपके पास अगर ये इंस्टेंस स्टोर है, ये वाला, तो आप क्या करोगे, डेटा जो भी इसमें सेव करोगे, और जैसे आपने सिस्टम को रिबूट किया, तो जैसे आप रिबूट करते हो सिस्टम को, तो जो भी डेटा इस स्टोरेज के अंदर होता है, वो क्या होता है, फ्लश हो जाएगा, ओके। तो इसलिए इसको टेम्परेरी स्टोरेज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये कब काम आता है, जब भी आपको लॉक्स वगैरह रखना हो, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ कहाँ होते हैं। जैसा कि हमने ये देख ही लिया, EBS, जब भी हम इंस्टॉल्स को क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, का डिसेबल, ओके फाइन, ये उसका, ठीक है, पुराना इंस्टांस तो उसका ही, चलो ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में जो EBS है, ठीक है, जब भी इंस्टांस को हम लॉन्च करते हैं, तो जहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आता है स्टोरेज के लिए, तो वहाँ पर हम दे सकते हैं इन तीनों को, ठीक है। और ये जो आपके पास में EFS, EFS आप कहाँ से चेक करोगे, आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सर्विस होती है यहाँ पे, ये रहा, ओके। ये EFS होता है, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट इंस्टांस स्टोरेज था, इंस्टांस स्टोरेज, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको जब भी इंस्टांस लॉन्च करना है, जब भी आप इंस्टांस को लॉन्च करोगे, तो आपको इंस्टांस के साथ ही मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, अच्छा यहाँ पर नहीं है, चल लॉन्च कर लेते हैं एक इंस्टांस, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है इंस्टांस स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ EBS दिखा रहा है आपको, EBS, यानी कि आपके पास वही STSC कोल्ड GP2 स्टोरेज दिखाएगा। और डाउन साइड अगर हम करते, तो दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पे 1x75 SSD, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेगा, 75 GB आपको इंस्टांट स्टोरेज स्टोर मिलेगा, ठीक है। इंस्टांस स्टोरेज कितना, एक, यहाँ पे एक मिलेगा, किसी किसी में दो भी है, 300 GB 300 GB है, 600 GB का आपको अलग से स्टोरेज मिलेंगी, अगर ये आप ये इंस्टांस लेते हो तो, ठीक है। ये सभी के अंदर अवेलेबल नहीं है, ये इंस्टांस की फैमिली के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा इंस्टांस ले रहे हो, किस पर्पज के लिए ले रहे हो। तो यहाँ पर ये क्या मिलते हैं आपको, टैब्स मिलते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपका इंस्टांस स्टोरेज का जो साइज होगा वो कितना होगा, और किस
फैमिली के अकॉर्डिंग कितना आपको मिलेगा। तो देखा 3980 कुछ ज़्यादा हो गया तो, ठीक है। तो ये है भी काफ़ी ज़्यादा, 16 कोर आपके पास में, 64 GB रैम आपके पास में। ओके, ये यहाँ पर और ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर रैम ज़्यादा है, यहाँ पर के अंदर। तो ये फेस आपके पास में ये क्या होता है, एक अलग से स्टोरेज होता है, ठीक है। जहाँ से आपको क्या मिलता है, रिमोटली आपको ब्लॉक्स शेयर किए जाते हैं, ठीक है। एडल्स के ब्लॉक्स आपको रिमोटली शेयर किए जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं ईबीएस का, ठीक है। तो ईबीएस का क्या होता है आपके पास में, ये भी एक पूरा अलग से आपका क्या होता है, स्टोरेज एरिया होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस एरिया में से आपको क्या दिया जाता है, ब्लॉक्स दिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लॉक्स मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ई फिमरल है, ये वाला है, ठीक है, जिसे हम इंस्टांस स्टोरेज बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि आपके इंस्टांस के साथ ही ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। यानी कि जो होस्ट कंप्यूटर, जो हाइपरवाइजर है मेरे पास में, ये हाइपरवाइजर के अंदर ही होता है ये स्टोरेज। ओके, तो हाइपरवाइजर के अंदर जो लगा स्टोरेज है, वो क्या होता है, ई फिमरल होता है। तो जब भी आप, जहाँ पर आपका जो ईएफएस होता है, वो आपका एक अलग से स्टोरेज होता है, जहाँ से आपको स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है एनएफएस सर्विस के थ्रू। ओके, एक्चुअल में ये एनएफएस होता है, लेकिन आपको जो अमेजन ने नाम दिया है इसका, वो ईएफएस है। तो आप ईएफएस के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज, आपको इसको प्रोनाउंस करना है इसको, ठीक है। तो ये ईएफएस है आपका। एंड देन ई फिमरल क्या होता है कि ये जो स्टोरेज है, वो आपके हाइपरवाइजर के साथ ही अटैच्ड होते हैं। जब भी आप हाइपरवाइजर पर, जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो EC2 मशीन के लिए, और अगर आपको इंस्टेंट स्टोर की फैसिलिटीज मिलती है, तो वो जो इंस्टेंट स्टोर जो स्पेस होता है, वो आपको हाइपरवाइजर से जो अटैच स्टोरेज है, वो वहां से मिलेगा। ओके, तो ये जो स्टोरेज होता है, ये क्या होता है, टेम्पररी होता है। जब भी अगर सिस्टम से अगर आप डेटा को कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो ई फिमरल के अंदर, और जब भी आप सिस्टम को रिबूट करते हो, तो नेक्स्ट बूट पे क्या होगा, आपका जो डेटा होगा स्टोरेज के अंदर, वो सब फ्लश हो जाएगा। ओके, देन ईबीएस। तो ईबीएस आपके पास में क्या होता है, एक सेन होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ओके, इस सेन के अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके पास में स्टोरेज है, उन सभी के ब्लॉक्स आपको शेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में इंस्टेंस ए, इंस्टेंस बी है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्टोरेज यहाँ पर है, ये क्या आपके पास में आपको प्रोवाइड कर रहा है यहाँ से। तो ये एक ब्लॉक है। ओके, सपोज ये जो स्टोरेज है, ये है 30 GB का। इसको यहाँ पर देता हूँ 30 GB। ओके, ये है 20 GB, ये यहाँ पर है आपका 10 GB। ओके, तो आपका जो इंस्टांस ए है, ये इंस्टांस क्या कर रहा है कि 30 GB स्टोरेज को यहाँ पर ये माउंटेड है इंस्टांस ए पे, और 30 GB का ये यूज कर सकता है इंस्टांस ए। लेकिन इंस्टांस बी एक से ज्यादा ईबीएस वॉल्यूम को, दो दो ईबीएस वॉल्यूम है यहाँ पर, उन दोनों को माउंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मीन क्या है कि आप मल्टीपल ईबीएस वॉल्यूम को अटैच कर सकते हो अपने इंस्टांस इंस्टांस के थ्रू। लेकिन एक बार जो ईबीएस वॉल्यूम आपका इंस्टांस बी के साथ कनेक्ट हो गया, तो ये इसके साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो अगर आपको ये जो 20 GB स्टोरेज है, आपको एक के साथ कनेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, पहले बी से इसको डिस्कनेक्ट करोगे, देन एक के साथ आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे। तो पहले यहाँ से आपको हटाना होगा, ठीक है।
तो पहले आपको यहाँ से हटाना होगा यहाँ, एंड देन फिर उसको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, ऐसा होगा। लेकिन अगर ईएफएस की बात करें तो ईएफएस क्या कर रहा है कि यहाँ पर दोनों के साथ एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि ये क्या एक एनएफएस है, ठीक है, ठीक है, एनएफएस है, तो एनएफएस दोनों के साथ क्या कनेक्टेड है। और जो ई फिमरल स्टोरेज होता है ये वाला, ये क्या काम करता है कि ये आपकी इंस्टांस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है, ठीक है, ये किसी अदर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। जब भी आपने इंस्टांस ए परचेस किया था तो आपको ए इंस्टांस के साथ क्या मिला था, ई फिमरल स्टोरेज मिला था, जिसको आपने यहाँ पर देखा था, ये किस नेम से आया था, इंस्टेंट स्टोरेज के नाम से आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि आपके इंस्टेंट स्टोरेज में दिखा रहा है कि आपका 150 GB है, 300 GB है, ओके, 600 GB है, तो इस तरह से आपको दिखा रहा है ये। तो ये हमेशा आपकी इंस्टांस के साथ ही कनेक्ट होगा, ठीक है, इसे आप किसी अदर इंस्टांस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है ईएफएस के अंदर, इंस्टांस स्टोर के अंदर एंड ईबीएस के अंदर। तो यहां तक आपको क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं S3 को थोड़ा सा स्किप करते, इसको हम आगे देखेंगे साथ में, ठीक है। जब तक हम इसको करते हैं प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल के लिए चलते इंस्टांस पे, ओके। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक मशीन ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ उस मशीन को जो मेरे पास रखा हुआ है, फिर हम नया क्रिएट करते हैं। टर्मिनेट, रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, तो ये शट डाउन होकर चला भी गया है, ठीक है, चला गया वो, ओके। मैं मशीन को लॉन्च करता हूँ यहाँ पे, और इस मशीन को लॉन्च करने के बाद में मैं यहाँ पर रेड हैट यूज करते हैं, फ्री टियर, नेक्स्ट, ओके। ये मैं भी ऑन डिमांड ही कर रहा हूँ मैं, अच्छा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रूट वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये आपका SDA, ये पार्टीशन है। यहाँ पर 10 GB आपने लिया हुआ है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 30 GB तक, ओके। फिलहाल मेरे पास 10 GB है, मैं भी 10 GB ले रहा हूँ। और जो वॉल्यूम टाइप है ये डिफॉल्ट रहने देता हूँ। यहाँ देख रहे हो कि आपके पास आयोप्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आयोप्स क्या होता है, यहाँ पर इनपुट आउटपुट के लिए होता है, लिखा हुआ द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड दैट द वॉल्यूम कैन सपोर्ट फॉर प्रोविजन IOPS SSD वॉल्यूम, ओके। तो आपके पास यहाँ पर इनपुट आउटपुट के लिए आपके पास क्या होता है, IOPS होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में 100 IOPS मिल रहे हैं, यानी कि आप 100 IOPS यानी कि 100 इनपुट आउटपुट वन टाइम में कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बैंक की बात करूँ, बैंक, तो बैंक का डेटाबेस रखा हुआ है एक सर्वर के ऊपर, और बैंक्स की मल्टीपल ब्रांच है, ठीक है। सपोज नोएडा के अंदर हम्म, नोएडा के पास में यहाँ पर आपके पास बैंक रन कर रहा है, बैंक, ओके। यहाँ पे आपके पास क्या डेटाबेस है, ठीक है। अब डेटाबेस कहाँ रखा हुआ, नोएडा में रखा हुआ है। अब नोएडा के अंदर काफी सारे लोकेशन है, लोकेशन आपके पास में सेक्टर 62 भी है, ओके, सेक्टर 57 भी है,
आपके पास 11 भी है, आपके पास 16 भी है, ठीक है। हो सकता है कि दिल्ली के अंदर आपके पास में सीपी है, या फिर न्यू दिल्ली आपके पास में, ओके, और दिल्ली आपके पास में, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप किसी अदर से अदर लोकेशन पर हो यूपी के अंदर, तो यूपी के अंदर हो सकता है कि आपके पास बिहार भी है, बिहार के अंदर आ, और भी एरिया है वहाँ पे, ठीक है। बिहार है, लखनऊ है, और भी काफ़ी सारे लोकेशंस हैं। तो डेटाबेस रखा हुआ है नोएडा के अंदर, नोएडा सेक्टर 62 के अंदर, 62 के अंदर, ओके। लेकिन ब्रांचेस का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मे भी 10 ब्रांच आपके पास है, ओके, मे भी उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो 10 ब्रांचेस के अंदर जब भी कस्टमर अमाउंट को डिपॉजिट करता है या विड्रॉ करता है, ठीक है, या फिर बैंक के जितने भी कस्टमर है वो एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग फोन पे यूज करते हैं, कुछ लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं, कुछ लोग एनईएफटी सेंड कर रहे हैं, कुछ लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं। तो कस्टमर तो काफी सारे हैं, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है? काफी सारी हो रही है। तो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर जो डेटा क्या किया जा रहा है, रीड किया जा रहा है और राइट किया जा रहा है। डेटाबेस को रीड और राइट किया जा रहा है। तो पर सेकंड के अंदर मतलब कि एक बार में कितने यहाँ पर ट्रांजेक्शन आ रहे हैं? हो सकता है कि 100 आ रहे हैं, या फिर 1000 आ रहे हैं, ठीक है। तो काफी सारे यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ट्रांजेक्शन आ रहे हैं। तो एक बार में कितने ट्रांजेक्शन को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकता है? इतने। कहाँ गया? जीरो, 100, ठीक है। 100 यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अब मान के चलो कि आज मेरे पास में ट्रांजेक्शन कितना हुआ, कितने आईओपीएस यूज हुए? 90, ठीक है। तो मेरे पास अभी कितने सेव है? 10। आज बज गई, ठीक है। यानी कि आज के दिन में मेरे पास कितना हुआ? 90 आईओपीएस यूज हुआ। लेकिन मैं भी कल कितना हुआ? कल तो 40 हुआ। तो कितना सेव हुआ? 60, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट डे कितना हुआ? 30 यूज हुआ। तो यहाँ पे कितना सेव हुआ? 70, ओके। नेक्स्ट डे मेरे पास में 50 हुआ। कितना सेव हुआ? 50। अब यहाँ पर देख के चलना कि मेरे पास अगर यूटिलाइजेशन 50 है, 30 है, 40 है, तो क्यों ना मैं 50 आईओपीएस का स्टोरेज ले लूँ, उसके अंदर कॉस्ट कम लगेगा। लेकिन नहीं, आपको 100 लेना है। 100 क्यों? क्योंकि आपका बैंकिंग का काम है। तो बैंकिंग में हो सकता है कि आज 90 हुआ, ठीक है, आज 40 हुआ, 30 हुआ और 50 हुआ। तो ये आपकी यूटिलाइजेशन है। लेकिन सेव कितना हो रहा है? 10, 60, 70, 50। तो ये मेरा वेस्ट जा रहा है, यानी कि इनका तो यूज हो ही नहीं रहा, एक तरह से देखा जाए तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा आया कि आपके पास कितने आईओपीएस यूज हो रहे हैं? 200 एक दिन के अंदर, ठीक है। आपके पास कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं? 200 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वन टाइम में, ठीक है। वन टाइम में सभी सभी ने क्या ट्रांजेक्शन किया, और सभी का डेटा रीड राइट हो रहा है वन टाइम में। तो अब यहाँ पे क्या होगा? आपके पास टोटल कितना था? 100 था। अब क्या होगा? तो आपके जितने भी रिमेनिंग आईओपीएस है, वो सब क्या हो रहे हैं? बैकएंड के अंदर काउंट हो रहे हैं, ठीक है। जितने भी आपके पास रिमेनिंग आईओपीएस थे, तो वो क्या हो रहे हैं? काउंट हो रहे हैं बैकएंड के अंदर। तो यहाँ पे कितना? 10, 60, 70 हो गया, 70, 70, 140, 140 एंड प्लस 50 कितना हुआ? 190, ओके। तो 190 ये मे भी हो सकता है कि आपके पास रिमेनिंग कितना बचा हुआ है। हम्म, मैं रिमेन यहाँ पर एवरेज लेता हूँ, सपोज मेरे पास है, ओके।
2 मंथ से मेरे पास इतने IOPS क्या हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं। तो अब तक टोटल काउंट कितना हुआ, 5000 हुआ। ओके, 5000 मेरे पास काउंट हो गया। जितने भी जो लास्ट मंथ था और जो रिसेंटली जो डेज थे, सभी के अंदर टोटल काउंट करके इतना मेरे पास क्या हुआ, सेव है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर मेरे पास में किसी दिन, जैसे कि आज आज के दिन मेरे पास कितने ट्रांजेक्शन हुए, 200, तो टोटल कैपेसिटी कितनी मेरी स्टोरेज की, 100, ठीक है। लेकिन आज कितना हुआ, 200 हुआ। तो जो एक्स्ट्रा 200, एक्स्ट्रा जो 100 ट्रांजेक्शन हुआ, तो वो कहाँ से आपको मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा, ठीक है। जो सेविंग हो रहा है वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। वो आपका वापस क्या हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा वो, तो वो आपको मिल जाएगा वापस, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से आपको मिल रहा है। तो अगर आपके पास में एक दिन के अंदर ट्रांजेक्शन होते तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 5000 में से कितना IOPS यूज कर सकते हो, 3000। ओके, इट्स अ ब्रश टेबल। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना आप यूज कर सकते हो, जो आपके रिमेनिंग IOPS है उसमें से। क्लियर है ये, व्हाट इज IOPS? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके। और यहाँ पे आपके पास में थ्रोटपुट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपके हार्ड डिस्क यूज नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कि कितना रीड रीड राइट पर सेकंड मिलेगा, क्योंकि हम SSD की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हार्ड डिस्क नहीं है। तो SSD में आपको मिलता है यहाँ पर रीड राइट स्पीड, ठीक है। लेकिन अब सॉरी, HDD मिलता है, हार्ड डिस्क के अंदर मिलता है आपको रीड राइट स्पीड, लेकिन SSD के अंदर आपको मिलता है IOPS। ओके, यहाँ लिखा हुआ है कि डिलीट ऑन टर्मिनेशन, चेक मार्क है, यानी कि जब भी मैं अपने इस इंस्टांस को डिलीट करूंगा, तो ये जो स्टोरेज क्रिएट हो रहा है 10 GB का, ये भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ, ठीक है, अनचेक किया, तो अगर मैं अपनी मशीन को रिमूव करूंगा, तो ये जो स्टोरेज है ये रिमूव नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं, नेक्स्ट किया, सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह, ठीक है, मैं भी आसान नहीं कर रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रिव्यू एंड लॉन्च। ओके, मशीन में यही करता हूँ, लॉन्च हो रहा है, ठीक है, लॉन्च। अच्छा, यहाँ पर तो मेरे पास में मशीन क्रिएट हो गया, लेकिन जो वॉल्यूम क्रिएट किया था इसका, वो कहाँ मिलेगा, इसके वॉल्यूम सेक्शन के अंदर, डाउन साइड आओगे, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ये रहा ABS के अंदर ये वॉल्यूम। तो यहाँ देखोगे आपको 10 GB का वॉल्यूम यहाँ मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो रिसेंटली भी मैंने क्रिएट किया है इतनी वजह, ठीक है। अभी कितना हो रहा है, 1254 हो रहे हैं। और वो जो मशीन था इंस्टांस, ये रहा, ठीक है। ये भी आपको टाइमिंग दिखाएगा यहाँ पे, रनिंग है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे इंस्टांस को क्रिएट करना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं करता हूँ उसको टर्मिनेट करता हूँ, टर्मिनेट एंड टर्मिनेट, टर्मिनेट किया, तो देखते हैं कि ये तो हो गया मेरे पास में टर्मिनेट। थोड़ा सा इसको डाउन करता हूँ, आपको दिख जाएगा, ये रहा, शट डाउन हो रहा है। और ये कुछ देर बाद में इस तरह से टर्मिनेट हो जाएगा,
ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ वॉल्यूम्स के अंदर, तो ये वॉल्यूम अभी रिमूव नहीं हुआ है, अभी यहीं पे ही है। ठीक है, मैं एक और मशीन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। ओके, वॉल्यूम नहीं कट करना मुझे, एक और मशीन क्रिएट कर रहा हूँ मैं। इस बार मैं उसका नेम चेंज करता हूँ। नेक्स्ट 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 एंड नेक्स्ट। इस बार मैं यहाँ पर चेक मार्क नहीं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जो चेक मार्क है उसे यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ मैं। टैग में यहाँ पर लिखता हूँ machine 1। ओके, यहाँ पर नेम लिखता हूँ, दिस विल बी नेम एंड machine 1। नेक्स्ट नेक्स्ट, लॉन्च, एक्सेप्ट एंड लॉन्च। ओके, लॉन्च कर दिया। अब मैं रिव्यू करके चेक करता हूँ इंस्टांस को, क्या इंस्टांस क्रिएट हो रहा है या पेंडिंग में। क्या इसका वॉल्यूम बना? वॉल्यूम कहाँ पर देखेंगे? वॉल्यूम के अंदर यस बन गया मशीन नेम से। ठीक है, ये 8 GB का था ये। तो अभी ये बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि मशीन के अंदर मेरे पास भी ओएस इंस्टॉल हो रहा है। ओके, टेम्पलेट वो इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ पे स्टेटस आपके 2x2 आएगा। इनिशियलाइज हो रहा है ये। ओके, जस्ट वेट फॉर मोमेंट। तो यहाँ पर रनिंग है, और जो वॉल्यूम मेरे पास में है ये वाला, ये machine 1 है। ओके, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ और एक्शन में जाता हूँ, तो देख रहे हो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है? डिटैच का यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन जो मेरे पास पहले वाला था मशीन, ये वाला, इसे सेलेक्ट करके मैं इसे क्लिक करता हूँ तो डिटेल्स नहीं दिखा रहा है, यहाँ अटैच दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो वॉल्यूम है इसे आप अटैच कर सकते हो किसी इंस्टांस के साथ, लेकिन ये जो वॉल्यूम है आप डिटैच कर सकते हो। पहले पहले इसको खड़ाना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्योंकि ये अभी सर्वर के साथ में कनेक्टेड है, EC2 इंस्टांस के साथ में। ओके, तो ये उसके साथ में कनेक्टेड है, तो ये आपको दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर चलो ठीक है, इंस्टांस पे आते हैं, तो आपको इंस्टांस अभी रनिंग, ओके, इनिशियलाइज नहीं हुआ अभी तक, हो गया है। अच्छा, मैं अभी यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। पहले क्लिक कर लेता हूँ उसको, machine 1 को, एंड अब टर्मिनेट करता हूँ वापस से इसको भी। तो क्या होना चाहिए? जो इसका वॉल्यूम है वो डिलीट होना चाहिए। चेक करो, यहाँ पर जो वॉल्यूम दिख रहा है ये वाला, इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, अभी ये रिमूव हो जाएगा। इंस्टांस देख लेते हैं क्या हो गया। अच्छा, शट डाउन हो रहा है अभी। टर्मिनेट सक्सेसफुली आ गया मेरे पास में मैसेज। शट डाउन प्रोसेस चल रहा है इसका अभी, और ये आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चला गया मशीन, वॉल्यूम यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, मैं वॉल्यूम के अंदर हूँ, तो machine 1 का जो वॉल्यूम है ऑटोमेटिक क्या हो गया? डिलीट हो गया।
तो अगर आप चाहते हो कि मेरे पास जो मशीन क्रिएट कर रहा हूँ मैं और उसका वॉल्यूम वो डिलीट ना हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, अनचेक कर दोगे, ठीक है? और चेक कर दोगे तो क्या होगा आपका वॉल्यूम मशीन के साथ ही हो क्या कर देगा, डिलीट हो जाएगा।